अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, 1100 अरब रुपए के भारी भरकम पैकेज का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा कराची, विफाक, सूबा और फौज एक पेज पर। साफ पानी की फराहमी से लेकर नालों की सफाई, कराची का कचरा ठिकाने लगाने की प्लानिंग और बेघर होने वालों की आबादकारी का इंतजाम मसाइल की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर है। लेकिन क्या यह पैकेज कराची की मुश्किलात कम करने के लिए काफी होगा? क्या इस पैकेज के बाद कराची की किस्मत बदलने जा रही है? और क्या कराची वाले इत्मीनान रखें कि विफाक और सूबा मिलकर उनके लिए राह निजात बना पाएंगे? ऐसे बेशुमार सवाल न सिर्फ हमारे बल्कि खुसूसन कराची वालों के जहन में भी गर्दिश कर रहे होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा इदारा जिसने कराची वालों का सुकून गुज़िश्ता कई सालों से तबाह बर्बाद कर रखा है, क्या विफाक को उस इदारे को भी लगाम डालना होगी जिसका नाम के इलेक्ट्रिक है? और आखिर में बात 5 करोड़ तलबा के मुस्तकबिल की। 7 सितंबर को तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए हमारे तालीमी इदारे इंतजामी तौर पर किस हद तक तैयार हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौकताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहबी। रज़ा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, मौज़ूए बहस बनेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब और एंकर पर्सनल तज्ज़ियाकार मोना आलम साहबा भी अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बढ़ते हैं कराची के पैकेज के हवाले से कि जिसका ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। कराची वालों का बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस पैकेज का, जरा सुनिए आप। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। तो मिल के जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपया। कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। ये भी हमने फ़ैसला किया कि जो हमारी NDA में है वो नाले साफ़ करेगी और वो कर रही है, अभी भी शुरू कर रही है। और जो लोग डिस्प्लेस होंगे सबसे ज़्यादा ये बड़े वो लोग हैं जो कि गरीब तरीन लोग हैं। सिंध गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाले साफ़ कर रही है। तो ये सेकंड चीज़ है। सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कि खुद कहा है, कराची वालों के लिए ये पैकेज एक तारीखी पैकेज है। उम्मीद करते हैं कि पैकेज जो है वो कराची के लोगों के लिए उनके मसाइल का हल निकालने में मदद फ्राहम करे। लेकिन साथ ही साथ तारीखी इस एतबार से भी था कि जिस वक्त ये पैकेज अनाउंस किया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर की बाएं जानिब मुराद अली शाह साहब बैठे हुए थे। नासिर चौकताई साहब, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन ये 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची के मसाइल हल करने के लिए काफी है? पहली बात तो इसमें बहुत पॉजिटिव बात मैं कहूँगा कि एक साथ बैठे, आंखों में आंखें डाल के बात की, हाथ मिलाया, हाथ तो नहीं मिलाया होगा, सीने पे हाथ रख के सर झुकाया होगा और आगे बढ़ गए होंगे। और गवर्नर साहब भी थे और सब लोग थे और DGI साहब भी थे। कल भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि गारंटर मौजूद हैं हमारे पास और इस पर अमल दरामद होगा, इस पर अमल दरामद होगा, मैंने कुछ कहा था। तो इस पर अमल दरामद होगा। अब ये कि काफ़ी है, मुतमईन है, इस पर हम बहस कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा ख्याल था कल के वफाक 1000 का पैकेज देगा और इतने ही डालेगा सूबा। खबर आई थी कि 800 वफाक देगा और 800 सूबा डालेगा, तो 1600 बनते हैं। तो 1600 तो नहीं बन पाए, लेकिन 1100 अब बुरे नहीं है। इन 1100 में भी 300 बिलियन जो हैं वो चाइना, 250 बिलियन चाइना के सर्कुलर रेलवे के लिए जो ऑलरेडी एग्रीड है और जिसमें 50 अरब रुपए सूबा देगा। तो ये पूरी सूरत हाल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वफाक को और सूबे को ये मतलब आदाब आ गए हैं कि एक साथ बैठकर बात किस तरह की जाए, किस तरह अमल दरामद किया जाए। अब इसमें सर्कुलर रेलवे है, इसमें रोड्स हैं, इसमें नाले हैं, इसमें बहुत से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। ग्रीन लाइन है,
BRTs हैं, डिफरेंट BRTs हैं, ED है और दूसरे रेड लाइन है, येलो लाइन है, ये हैं जो अंडर वे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो स्लो काम हो रहा था इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये अब तेज़ हो जाएगा। पहला टारगेट 1 साल का कि 1 साल में हमें क्या क्या पूरी चीज़ें पूरी करनी है। दूसरा टारगेट 3 साल का, जो कल मैंने कहा था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो 3 साल का है। 3 साल में ये पैसा पूरा खर्च करना है, तमाम टारगेट हासिल करने हैं और इस शहर को दोबारा बारिश से पहले की सूरत हाल पे लेके आना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बारिश से पहले की सूरत हाल से बेहतर हो जाएगा शहर, ये उसके करीब करीब पहुँच जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ताजरों से बात की है और उनको कहा है कि भैया आप एक्सपोर्ट करो, काम शुरू करो आप। ताजर हमेशा से वही रोना रोते हैं, टैक्स नहीं है, हमें लिबर्टीज नहीं है, हमें रिबेट नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल अब ताजरों के लिए वक्त है कि वो सोचें अपने बारे में कि उन्हें कराची में कारोबार करना है या वो कहीं और जाना चाहते हैं। जैसा कि एक साहब ने कहा था कि हम मुंतकिल हो जाएंगे लोग और लोग जगह की ले लेंगे। तो एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा आगाज और उस पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन एक कमेटी करेगी जिसके सरबराह चीफ मिनिस्टर होंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन की जो बारी आएगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। मेरा ख्याल है कि NDMA और FWO ये मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो इसको पूरा करेंगे और ये फिर सब लेट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को। और मेरे ख्याल की निगरानी अच्छी खासी है। आपने निगरानी की बात की, मॉनिटरिंग की बात की, उसमें भी फौज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद बताया। जनरल साहब, काफ़ी हैं ये 1100 अरब रुपए कराची वालों के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें रकम को अगर हम इस्तेमाल देखें तो 2 तरह का है। एक कुछ डेवलपमेंटल वर्क है जो कि किया जा रहा है, जैसे जो कि अभी मौजूद ही नहीं है कराची में। सर्कुलर रेलवे आपको पता है वो नए सिरे से भी बनाई जा रही है, रेलवे की ज़मीनें लोगों ने कब्जे किए हुए थे। और बाकी जो है वो कुछ आप देख रहे हैं कि वो जो पुराना सिस्टम आउटडेटेड है, सीवरेज का, स्टॉर्म वाटर ड्रेन वगैरह, उनको रीबिल्ड करने का काम किया जा रहा है। मुझे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि जब आप एनक्रोचमेंट्स हटाने का काम कर रहे हैं तो उन लोगों को जिनको वहां से निकाला जाएगा उनके बसाने का भी कुछ प्लान किया जा रहा है। ये बड़ा अहम है। तो मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा इस लिहाज से एक अच्छा कदम है कि जो लोग डिस्प्लेस होंगे, जिनकी एनक्रोचमेंट खत्म होंगी, उन लोगों को कहीं बसाने का इंतजाम भी किया जा रहा है और सिंध गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी ले रही है। इस सारे काम में दो इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट जो जरूरत होंगी, वो एक तो ये कि सारा पैसा वाकई इन कामों पे इस्तेमाल हो जो कि आपने आइडेंटिफाई किए हैं। अगर पैसा वक्त के साथ हमारी तवज्जो हटी और पैसा दाएं बाएं हो गया या किसी और जगह पे लग गया तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा कराची का। दूसरी तरफ ये है कि इसका कोई सुपरवाइजरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो मॉनिटर की जा सके। हम FWO से कराएं या किसी से भी कराएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ वर्क वो अगर कल को खुदा ना खास्ता ठीक ना हुई तो कुछ अरसे के बाद यही किए हुए काम वापस फिर खंडर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी को इंश्योर करना और पैसा पूरा यहाँ लगाना ताकि उसमें से पिल्फरेज ना हो, खाया ना जाए, अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह 11 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम है। इससे बड़ा फर्क आएगा। अगर मुकम्मल तौर पे सारे मामला दुरुस्त ना भी हुए तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, कराची रहने के काबिल हो जाएगा। सही। मुना, NBC ने भी ट्रांसपेरेंसी की बात की, जनरल साहब ने भी बात की, प्राइम मिनिस्टर ने खुद से बता दिया कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी, उसके ऊपर विफाक, सूबाई हुकूमत और फौज अपना चेक एंड बैलेंस रखेगी। तो ये मैं जरा क्लियर करना चाह रही थी पॉइंट के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसकी बात की है। अब आ जाते हैं इन 1100 अरब रुपए के पास के, ये काफी है कराची वालों के मसाइल के हल के लिए? ज़रियाब, असल में बात ये है कि पैसे की सच बात नहीं है, बात है पैसे की डिसबर्समेंट की। और पैसा कहाँ लगता है, कितनी शफाफियत से लगता है, मैं 200% इत्तेफाक करती हूँ। ये जो मुलाकात है वज़ीर आज़म इमरान खान की और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की, बहुत खुशाइंद है, मुझे देख के बहुत खुशी हुई है।
मैंने मल्टीपल ओकेजन्स पे वैसे भी ये प्रेपोजिशन रखी थी कि इनको मिलना चाहिए। वो तमाम इस किस्म के जितने अनासर थे उनको आज बहुत सुखी हुई होगी इस मुलाकात से, और ये वो लोग हैं जो कि सियासी तौर पर किसी का भला नहीं चाहते हैं। खैर शहर कायद की बात कर लेते हैं। शहर कायद के हवाले से एक तो जो ये तजावुज़ात हटाने की बात है और चाइना कटिंग से अब ऐसा लगता है बिलाखिर कोई निजात मिलने जा रहा है। देखिए पैकेजेस बहुत सारे इससे पहले आए हैं, बल्कि आपको याद होगा कि MQM के साथ जब इत्तेहाद हुआ था उस मरतबा भी अभी 2018 में तब भी जो है किस किस्म का कराची पैकेज अनाउंस किया गया था। उसमें और भी बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे और खतोखाल थे। उस पर कोई ऐसा अमल दरामद नहीं हुआ, उस पैकेज का कोई नतीजा नहीं निकला। वो पैकेज वहीं का वहीं समझे सिर्फ कागजात में रह गया। उस पर बहुत सारी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। उसकी वजह क्या थी? मुझे उसकी ये वजह उसकी समझ आती है कि क्योंकि उस पर सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं रखा गया था। जो असल वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेक होल्डर है, फ्रंट लाइन पर सबसे पहली जो हुकूमत है वो है सिंध हुकूमत और सूबाई हुकूमत। उनका उसमें कोई स्टेक नहीं था, उनसे कोई पूछा नहीं गया था या उनका उस चीज़ में उनकी कोई मुशावरत शामिल नहीं थी, कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। यही वजह है कि वो मामला सिर्फ कागजात तक रह गया। इससे पहले भी जितने पैकेजेस आए हैं उसमें मुझे लगता है यही एक कबाहत रही है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर नहीं चलते थे। इस मरतबा आपने देखा, मैंने कल भी अर्ज किया था, और जो बड़े लोग बहुत अभी भी जो हमारे साथी हैं वो इस किस्म का तज्जिया रखते हैं कि एक तरफ APC हो रही है और अपोजिशन जो है वो एक गठजोड़ बना रही है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ कराची पर इन्होंने इकट्ठे भी काम करना है। मैंने कल भी ये अर्ज की है मुतअद्दिद मरतबा, अब मैं और मजीद उस चीज़ को रीइंफोर्स करके अर्ज करना चाहूँगी कि आप देख लें कि एक मेजर आइस मेल्टिंग हुई है। ये मैंने पहले भी बात की थी और आज भी दोबारा आपके सामने है ये चीज़, इसकी चीज़ें, इसकी शवाहिद अब सामने आ रहे हैं। दोनों हुकूमतों के दरमियान, दोनों पार्टियों के दरमियान एक मेजर आइस मेल्टिंग हुई है कराची के मामले को लेकर। सिर्फ मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ, बाकी सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं अच्छी सेट की गई हैं। कचरे का मसला, पानी का मसला, वफाक के वहाँ पर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि खटाई में पड़े हुए हैं बड़े अरसे से, अब उनमें कोई पेशरफ्त होगी। मुझे ये भी मैं इसमें एक बात रखना चाहती हूँ कि जो पिछली हुकूमतों में ने भी शुरू किए थे, जैसे नून लीग की हुकूमत ने K4 और ग्रीन लाइन शुरू किया था, वो भी कहीं भी आगे नहीं बढ़ा, तो उनको भी आगे बढ़ाया जाए बगैर ये सोचे कि वो किसने शुरू किया है। सिर्फ इसमें एक बात यह है कि बिजली की भी बात कर लें, बिजली का मसला, बिजली के मसले पे भी बात करते हैं। रिजर्व योर कमेंट्स मोना, मेरा अगले सेगमेंट इसी पर है। हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। प्रायोरिटीज में नजर नहीं आया, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ कि प्रायोरिटीज में उस तरह से बिजली एक ऐसी चीज थी जो कि मिसिंग लिंक था। ठीक है रज़ा रूमी साहब, ये 1100 अरब रुपए कराची की किस्मत संवारेंगे, काफी है? देखिए पैसे, जैसे कि मोना ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मसला बुनियादी तौर पर पैसों का नहीं, अगरचे के पैसे ज़रूरी होते हैं, उससे ही तरक्याती काम होते हैं। और जो बड़े दरीना किस्म के मसाइल हैं कराची के और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके लिए भी आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मगर यहाँ पर ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो है गवर्नेंस का, या उस निज़ाम का जिसके तहत ये पैसे मुंतकिल एलोकेट होते हैं, मुंतकिल होते हैं, आगे उनका खर्चा होता है और उनकी निगरानी होती है। वहाँ पर बहुत सारे सुकम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। मसलन आपको ये, अगर आप आदादो शुमार देखें तो पाकिस्तान का जो तरक्याती कामों पे बजट होता है, जिसे हम PSDP बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो हमेशा टारगेट से कम खर्च होता है और वो पूरे साल में उसकी रिलीजेस जो हैं वो बड़ी स्लो होती हैं। और आखिरी क्वार्टर जो होता है जून से पहले, जून 30 से पहले उसमें धड़ाधड़ वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और वो एकदम खर्च करने पड़ते हैं, नहीं तो वो लैप्स हो जाते हैं और उसी से, वहीं से करप्शन भी होती है और वहीं से काम भी ख़राब होता है। तो ये पैकेज जो है, ये अलबत्ता ये खुश आइंद बात है कि इमरान खान साहब गए हैं कराची, अभी जो हालिया वहाँ पे तूफ़ान और आफत आई, और उन्होंने वहाँ पर चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की, जो कि बहुत अच्छा शगुन है और बहुत अच्छा उसको वेलकम करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी पार्टी से हो, कोई भी आपका सियासी इख्तिलाफ भी हो, लेकिन जब इस तरह के आपको चैलेंजेस दरपेश होते हैं तो आपको मिलकर काम करना पड़ता है, कोई और चारा नहीं है। अवाम ये तवक्को करते हैं अपने मुंतखब लोगों से और इदारों से। और दूसरी अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसमें, मैंने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र है और दीगर बहुत सारे अमूर का जिक्र है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इनकी जो तरसील और इनकी जो, क्या ये वक्त पर ट्रांसफर हो जाएंगे? इससे पहले भी पैकेज अनाउंस हो चुका है इसी गवर्नमेंट का
मैं जैसे भी बताया गया, इससे पहले PMLN के दौर में भी जो है पैकेज अनाउंस हुआ था, उससे पहले भी पैकेज अनाउंस होते रहेंगे। ये पैकेज अनाउंस करना तो जो हमारे बाबू होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में और प्लानिंग एंड वो P&D में, तो वो तो बैठ के इस तरह के बना लेते हैं कागजी कार्रवाइयां, तो बहुत अच्छी हो जाती हैं। असल बात ये होता है कि उसको पहिया कैसे लगाया जाए, वो पैसे बर वक्त कैसे ट्रांसफर हों और वो उनका खर्चा बर वक्त हो और उनके खर्चे में शफाफियत भी हो। जहां पे बहुत से एतराज़ात आते हैं क्योंकि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होता है पाकिस्तान में, वो अक्सर करप्शन का बायस बनता है। तो मेरे ख्याल से अब अगला स्टेप ये है कि ये एक पहला अच्छा कदम हुआ है। अब अगला कदम ये होना चाहिए कि इन तीनों पार्टीज का एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और जिसमें कि वो लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है कराची में, शहरी हुकूमत जो है, एडमिनिस्ट्रेटर तो लगा दिया गया है, वो हल नहीं है मसले का। वो पुरानी जिसे कहते हैं दवाई है जिससे कि मरीज ठीक नहीं हुआ, वही गोलियां आप खिलाते हैं जो कि बीमारी का बायस है। तो आपको शहरी हुकूमत का जो निज़ाम है उसको वज़े करना है। सूबे ने बहुत सारे जो इख्तियारात लिए हैं वो वापस मुंतकिल करने हैं और उसके लिए आपको एक इत्तफाक राय चाहिए MQM, PPP और PTI में, तीन जो फरीकाइन हैं। और जब तक वो नहीं होगा तो ये पैसे भी जितने मर्जी पैसे खर्च कीजिए, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स पर आ जाती है, जैसे कि अभी आपने दीगर पार्टियों का हवाला दिया। मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब, देखिए मुझे तो कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आता है। मुझे ऐसे लगा है कि सारा कुछ बादल नाखास्ता किया गया है। एक बंद गली में पहुंच गए थे इमरान खान साहब और उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक माह पहले तक अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि हम कराची के लिए कोई ऐसा आईनी हल ढूंढ रहे हैं जिसके ज़रिए वफाक कराची को टेक ओवर कर सके, और हम सब ने कहा कि आइन में ऐसा कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। पता नहीं अटॉर्नी जनरल कौन सा नया आइन पढ़ रहे हैं, किस मुल्क का आइन पढ़ रहे हैं जिससे वो टेक ओवर कर सकें। मेरे ख्याल में कि जब सब तरफ से वो बेबस हो गए हैं तो गारंटर्स ने फिर उनको समझाया है, जिनकी तरफ NBC भी बार बार इशारा कर रहे थे कि गारंटर्स हैं। गारंटर्स को समझाने में 2 साल लग गए और इस सारी तबाही जो 2 माह से आई हुई है, ये तबाही को भी 2 महीने लग गए ये समझाने के लिए गारंटर्स को और उन्हें कि भाई जाकर सिंध हुकूमत से बात कर लो, भाई तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उनसे जाके मिल लो। 2 साल नहीं मिल रहे थे, पिछले महीने तक कह रहे थे मैंने टेक ओवर करना है, मैंने ख़त्म करनी है। तो आज जो हुआ है वो बादल नाखास्ता हुआ है, कोई विल नहीं है उसके पीछे, कोई मुझे प्राइम मिनिस्टर की या PTI की खुशी नहीं उसमें नज़र आ रही। सरेंडर पॉलिटिकल नज़र आ रहा है कि अब कोई रास्ता ही नहीं था, बेबस थे। और जब कोई काम आप बादल नाखास्ता सरेंडर बग़ैर पॉलिटिकल विल के करते हैं तो वो आर्जी होता है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। उससे आप हर वक्त भागने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर खड़े नहीं रहते क्योंकि उस पर आपका यकीन नहीं होता, आप उसको हल नहीं समझ रहे होते, आप जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए जब वो ट्रेडर्स को भी मिले तो उस वक्त CM नहीं थे। जब उन्होंने आज मीडिया के लिए ब्रीफिंग की उसमें मीडिया मौजूद नहीं था, वो उन इलाकों में नहीं गए जहाँ पर तबाही हुई है। लिहाजा वो एक बादल नाखास्ता, अब मजबूरी तो थी, सब ने शोर किया कि वज़ीर आज़म कराची नहीं जा रहे, वज़ीर आज़म वज़ीर आला को नहीं मिल रहे। फिर गारंटर्स ने भी समझाया होगा कि भाई ये मुल्क चलाने का कोई तरीका तो नहीं है, ये अनाज शनाज छोड़ें, मुल्क का मामला है, मिनी पाकिस्तान का मामला है, कुछ तो संजीदगी दिखाएं। वो बादल नाखास्ता चले गए। आज मुझे लगता है 2 महीने बाद मुकर जाएंगे। फिर ये जो कमेटी बनाई है इसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या इसकी को पीछे इसका कोई कानूनी कवर तो मौजूद नहीं है, डंडे का ही कवर है ना गारंटर्स का। तो वो गारंटर्स का कवर मौजूद है, वो जब तक चाहेंगे काम करा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर को मैं इसका क्रेडिट नहीं दे सकता। बड़ी बात देखें, हमें यहाँ बैठ के हम क्रेडिट लेने या देने की बात नहीं कर रहे सुहरावर्दी साहब। ये जो 1100 अरब रुपए का पैकेज एलोकेट किया गया कराची के लिए, ये नहीं होने लगा। ये अगर गारंटर्स ने पैसे दिला दिए तो होगा, इमरान खान साहब रुपया नहीं देने लगे। इस मुराद अली शाह को, इस सिंध गवर्नमेंट को और भी कराची डूब जाए, वो रुपया नहीं देने लगे। 2 साल में उन्होंने दिया, पिछले पैकेज पे भी दिया। हाँ, गारंटर्स की बात मैं मान लेता हूँ कि वो कुछ करा दें तो वो अलग बात है, फिर उसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं दिया जा सकता। आर्मी चीफ तो 3 दिन पहले जाके कहे कि 3 साल में सब कुछ हो जाएगा और वो सारा कुछ वहाँ तय कर रहा है। फिर बात उधर हो रही है ना, तो इनकी क्या बात करें इमरान खान की। आप ही के पॉइंट पे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनका मैं मौक़िफ़ ले लेती हूँ। जी NBC। नहीं, मैं 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ बहुत एहतराम के साथ कि जनरल साहब ने कहा कोई चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है। सर्कुलर रेलवे का काम ऑन ग्राउंड है, सफाई हो रही है, तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है,
सबसे बुरी बात जो हुई जनरल साहब वो ये हुई है कि हमारे शहर के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया कि एक तरफ चाइना कटिंग हुई, दूसरा हवा में कटिंग हुई। हवा की कटिंग इस तरह हुई कि हमारी सड़कों पर पुल बना दिए गए। वो पुल रेलवे ट्रैक के ऊपर थे, हमारी सड़कों रेलवे के। अब वहाँ से अंडरपासेस बनाने हैं, तकरीबन 34 अंडरपासेस बनाने हैं सड़कों रेलवे को अपनी ट्रेन गुजारने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा था हम नहीं कर सकते, उनका तुम्हारे तो ऐसी की तैसी, तो मतलब करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं वो। बाल शेख साहब इस पर लगे हुए हैं। दूसरी बात ये कि K4 भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑन ग्राउंड है तो नहीं, लेकिन ऑन पेपर मौजूद है और आज से नहीं कई बरसों से है। और तीसरी बात ये जो रूबी साहब ने कही, बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। इस पर हम चीख भी चुके हैं, चिल्ला चुके हैं कि बराह रास्त मेयर मुंतखब किया जाए, बराह रास्त कौंसलर मुंतखब किए जाए और उसको सारी इख्तियारात हों जो आइन में कौन सा 184 है उसमें अगर जो वजाहत नहीं है कौन से। और तीसरी बात मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह हम NOCO की बात करते हैं, नेशनल जो हमारा कोरोना पे कमीशन था, ऐसी ये कमेटी बनी है और मुझे यकीन है कि ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं दूसरी बात की ठीक है, तो पैकेज अनाउंसमेंट करना सिर्फ मसले का हल नहीं है। गो कि ये पैकेज काफ़ी है, हमारे तज्ज़ेकार ये समझते हैं, लेकिन मेयर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल और इसकी शफाफियत कभी मैली ना हो, ये अगर चलता रहा तो ये 1100 अरब रुपए कराची वालों के लिए काफ़ी है। मोना से जब मैं बात करी तो उन्होंने बिजली का मामला अपनी गुफ्तगू में बयान किया था, लेकिन बिजली हमारे सेगमेंट का पार्ट है। असद उमर साहब ने आज कराची आने पर के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो बयान दिया है, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर देखते हैं कि कराची वालों के लिए कुछ बिजली का मसला हल हो सकता है या नहीं। पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो है जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली की जा सकती है, ये आज असद उमर साहब के अल्फाज थे। लेकिन वफाकी हुकूमत को के इलेक्ट्रिक का चार्ज ले लेना चाहिए, इस पर हम पहले भी बात करते रहे हैं, आज भी बात करेंगे, क्योंकि कराची वालों की प्रायोरिटीज़ में एक ये मसला भी बहुत अहमियत का हामिल है। नासिर चुगताई साहब कि इलेक्ट्रिक का चार्ज ले लेना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को? क्यों नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको इख्तियार दिया है, 34 क्लॉज जो है एग्रीमेंट की, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। उनका जितने स्टे ऑर्डर हैं के हक में सब खत्म किए जाते हैं, सारे मुकदमे चलाए जाएं। करंट लगने वाला मुकदमा, बिजली ना देने वाला मुकदमा, बिजली गायब कर देने वाला मुकदमा, मुआहदे पर अमल दरामद न करने वाला मुकदमा, सब मुकदमे चले जाएं। और मेरा तो दरख्वास्त ये है कि इन सब के नाम ईसील पर डाले जाएं, ये भाग ना पाए। बड़ा माल खाया इन्होंने हमारा, पाकिस्तान का बड़ा पैसा खाया है इन्होंने हमारा, ये पैसा बाहर भेज चुके हैं। तो दूसरी बात ये कि अब सोचना बेकार है। असद उमर कह रहे हैं अब सोचना चाहिए, नहीं, सोचना नहीं चाहिए। कराची वाले इतना भुगत चुके हैं कि अल्लाह ना करे कोई और शहर भुगते। यार 194 घंटे तक लाइट नहीं थी अभी इस बारिश में। जून जुलाई की तो छोड़ें आप, वो अलग कहानी है, और उसके बिल भी पूरे आ गए हैं। तो 194 आवर्स तक, और डिफेंस के इलाके में और नाजमात के इलाके में और दूसरे इलाकों में, सुरजानी में तो अभी भी नहीं है, और वहाँ तो अभी भी लाइट का कोई किस्सा ही नहीं है, और उसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। ऑप्शन सिर्फ यही है कि हम कानूनी कार्रवाई करें, इनका लाइसेंस ख़त्म करके एक कंपनी ना बनाएं, हम 7 कंपनियाँ बना दें जो 7 अजला में बिजली फराहम कर रही हों। 7 डिफरेंट कंपनीज बना दें। एक को आप देंगे तो मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली होगी तो बिजली मुनक़ता करती रहेगी, बार बार उसके सिस्टम में खराबी आती रहेगी। या आप गवर्नमेंट खुद ले ले और हफ्तों से हमको दे दे, लेकिन हफ्तों से कनेक्शन देने में उनको 2 साल लग जाएंगे मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक। अगर हफ्तों से हम लाइट बिजली लेते हैं तो 2 साल में वो पूरा सिस्टम एक फाल होगा। तो मेरा ख्याल है मुश्किल है, बेहतर ये है कि प्राइवेट पार्टीज को बुलाए। और अभी शंघाई वाले तैयार हैं बैठे हुए, उनको आपने कौन नहीं बिठाया हुआ है? शंघाई वाले चाहते हैं कि ले लें, उनको ले लें। और कई लोग हैं यार, कई कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड हैं। जनरल साहब, जैसे कि एनबीसी ने भी पहले फरमाया कि 194 घंटे लगातार इस तूफानी बारिश में बिजली नहीं आई है, बिजली गायब रही। इसके बावजूद कि इलेक्ट्रिक ने पर यूनिट पैसे बढ़ाए, तो वफाकी हुकूमत को लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का होल्ड?
मेरा ख्याल है ले लेना चाहिए। बात यह है कि आवाम की तकलीफ दूर करना वो हुकूमत का फर्ज है, जबकि के इलेक्ट्रिक एक बिजनेस यानी पैसा कमाने वाला अदारा है कि वो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई हुई है, वो कमाई करना चाहते हैं। वो दरमियान में इसको बेचना भी चाह रहे थे, किसी के पास गालबन चाइनीज बायर्स को ढूंढ रहे थे कि वो कोई ले लें इनसे। नतीजा ये कि अगर आपकी नीयत ये है कि आप इसको बेच के जान छुड़ाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहे कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करें। नतीजा ये कि जब सिस्टम दकियानूसी है, एडिशनल उसमें आप कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कोई और इंतजाम नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे बिजली की, तो इन हालात में तो कराची सफर करता रहेगा। तो जरूरत इस बात की है कि असल दुख जो आवाम का है उसको दूर किया जाए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। लिहाजा इसको टेक ओवर कर लें और इसमें जो जो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। अगर आप उसके वो सारा काम करके लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मुहैया करते हैं पूरी तरह 24 आवर्स, तो फिर लाजमी बात है अगर आप पैसा बढ़ाएंगे भी, कुछ उसका रेट बढ़ाएंगे तो लोग उसमें उस पर एतराज नहीं करेंगे। लेकिन इन हालात में फिर आप उसका रेट भी बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो वो लोगों के लिए तो डबल दुख हो गए। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को टेक ओवर करके पहले सारे सिस्टम को ठीक करवाना चाहिए, ठीक ठाक करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बेचने के चक्कर में है, पैसे कमाने के चक्कर में है। इसी तरह अगर छोड़ गए तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो आज फैसला करे, हुकूमत टेक ओवर करे और कराची के लोगों का ये मसला हल कराए। अक्सर औकात यहाँ बिजली की प्रॉब्लम रहती है और अक्सर औकात गर्मियों में खास तौर पे हबस इतनी और उस वक्त आपकी बिजली चली जाती है, पूरी पूरी रात लोग जाग के वक्त गुजारते हैं। तो इस वजह से बेहतर यही है कि हुकूमत टेक ओवर करे और इसको ठीक करके चलाए। मोना, आपके क्या कमेंट्स इस पे, क्योंकि आप तो पहले ही कह रही हैं कि ये जो मामला था वफाक की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, अभी जो 1100 अरब की जहाँ तक जो उसकी बात है वहाँ पर मैं कह रही थी कि इसको बाकायदा आना चाहिए था, बिजली के मसले को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कराची के कोर इशूज़ और कोर मसाइल में से एक मसला। अच्छा, टॉकिंग अबाउट के इलेक्ट्रिक, आज जैसे वफाकी वजीर ने पहले ही इशारा दे दिया है, लेकिन बात यह है कि किस चीज़ का और इंतज़ार हम करें कि वफाकी हुकूमत वाकई इसको टेक ओवर करे। कुछ होना बाकी रह नहीं गया। मतलब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए में एक नहीं मुतअद्दिद, कोई गिनती आप गिन के देख लें कि कितने लोग हैं जो कि बिजली की नंगी तारों से और जो वहाँ तरसीली निज़ाम है उसके दरम बरम होने की वजह से जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई हैं। बिल्कुल भले अच्छे भले घर से अपने निकले, किसी ने सोचा नहीं था, और एक बिल्कुल मतलब इतनी अजीब अजीब सी फुटेजेस इसमें आई थी, लोगों की तस्वीर आ चुकी हैं, वीडियोज़ आ चुकी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो इन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, जो तरसीली निज़ाम को इन्होंने कभी दुरुस्त नहीं किया, उस पर कोई सरमायाकारी नहीं की, उसका गुनाह अलग उनके सर है। फिर अभी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अभी इन्होंने मजीद टैरिफ में, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में मजीद इजाफा मांगा है। मतलब आप ये मज़ाक़ा खेज़ बात है, मज़ाक़ा खेज़ भी नहीं बल्कि मुझे नहीं पता इसके लिए क्या बेहतर अल्फाज इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप अपनी सर्विस डिलीवरी पर आपको कोई आप शर्मसार नहीं हो रहे, आप अपनी सर्विस डिलीवरी की तरफ जरा सी भी तवज्जो नहीं दे रहे, लोगों से सिवाय एक वो जो रस्मी माजरत करने के आपके पास दूसरा लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लेकिन आपके पास कोई बेहतर जवाब नहीं है। और उसके ऊपर आप इतनी दीदा दिलेरी कि आप कह रहे हैं नहीं जी अब इसके लिए निर्ख भी आप ज्यादा बढ़ा के आप कंज्यूमर से आप चार्ज करना चाह रहे हैं। किस बात के? मतलब अगर किसी की जान चली गई है तो उस बात के पैसे वो एडिशनल वो शख्स दे या कंज्यूमर दे। मुझे ये बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है ये बात, और मुझे समझ नहीं आता कि और क्या होना बाकी रह गया है। कत्ल तक के मुकदमात अगर दर्ज हो गए हैं तो इससे संगीन तो कोई बात नहीं हो सकती ना। सर्विस डिलीवरी तो छोड़ दें, चलिए बिजली के बगैर कम से कम मरेंगे तो नहीं ना, बिजली के बगैर कम से कम जिंदगी तो रहेगी। लेकिन जब आपकी जिंदगी को भी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह ये आपको थ्रेट हर वक्तन फवक्तन, जब बारिश हो जाए या तो आप बिजली से महरूम है, या अगर बिजली आपके घर में आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है बिजली नहीं आएगी तो फिर पानी भी नहीं होगा, बहुत सारे और मसाइल होंगे, फ़ोन्स भी नहीं चलेंगे, बहुत और चीज़ें हो जाएंगी, घर में खाने की किल्लत हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बिजली आएगी तो फिर उसमें आपको ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के साथ रहना पड़ेगा कि ये आपकी जान के लिए खतरा किसी भी वक्त हो सकती है। आपने घर से कदम बाहर रखा या आप अगर घर में भी रहे तो आप उसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। मतलब ये एक मुझे समझ नहीं आती है कि वाली जो एक नहीं एग्जैक्टली आप सही पॉइंट आपने दिया कि बिजली का होना भी यहाँ पर वबाले जान है, बिजली की नंगी तारें, और बिजली ना हो तो एक बहुत बड़ा मसला है, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से आवाम महरूम हो जाती है। मुज़म्मिल साहब देखें,
हम अप्रैल से के इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये बारिशें तो अब हुई हैं। जब से गर्मियाँ आई, पहले गैस नहीं दे रहे थे, फिर फ्यूल नहीं दे रहे थे, फिर ये हो रहा था, फिर वो हो रहा था। ये कराची में बिजली का मसला तो जब से गर्मी आई है अप्रैल से चल रहा है, और इस प्रोग्राम में भी अप्रैल से मुसलसल इस पर बात हो रही है। और मैं अप्रैल से ही कह रहा हूँ कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मैच फिक्स है। दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और कुछ नहीं होना। के इलेक्ट्रिक को एनआरओ दे दिया गया है। बड़ा शोर था कि एक शोकाज जारी किया है नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को। आपको पता है उस शोकाज के जवाब में क्या हुआ है? फ़कत 20 करोड़ रुपए नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को जुर्माना किया है। अगर लाइसेंस मुअत्तल करना था तो उस शोकाज के जवाब में कर देते। आज असद उमर कह रहे हैं हमें अब संजीदगी से सोचना होगा। भी पहले आप गैर संजीदगी से सोच रहे थे, पहले मज़ाक़ा खेद अंदाज में सोच रहे थे। हमारे तो बुज़ुर्ग अब बयान देने से पहले भी ये नहीं सोचते कि वो बात क्या करें। अब हमें संजीदगी से सोचना होगा। भाई पहले हम मर रहे थे तो आप क्या हमारा मजाक उड़ा रहे थे? मेरा मतलब है इधर लोगों की जानें जा रही थी, आपके लिए वो संजीदा मामला ही नहीं था। जब आप कराची आते हैं, कराची वालों का मजाक उड़ा के चले जाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर देखें, जो सीवरेज का मामला है, जो नालों पर का मामला है, जो सॉलिड वेस्ट का मामला है, ये तो हो गई सूबाई हुकूमत की कोताहियाँ। सूबाई हुकूमत ने काम नहीं किया। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे, 10 साल काम हो ही नहीं सका क्योंकि मुल्क कराची में तो ऑपरेशन चल रहा था। वहाँ तो एक लंदन की एक कॉल पे सारा कराची बंद हो जाता था, टारगेट किलिंग थी। ऐसे में कौन सी हुकूमत क्या काम करती? अमन आता तो काम होता ना। अमन आया है तो काम होना है, अमन आया है तो हम काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक का मामला तो वफाकी हुकूमत का मामला है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। के इलेक्ट्रिक पे आज प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर चले जाते हैं ना, वहाँ जाके इजलास करते, कहते मैं बैठा हूँ, मैं आज ये मामला हल करके जाऊँगा। ये तो उनकी दस्तरस में था ना। इसके लिए तो मुराद अली शाह की ज़रूरत नहीं थी, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं थी, कोई स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत नहीं थी, गारंटर्स की ज़रूरत नहीं थी। काम उन्होंने खुद करना था। अपना काम करना नहीं है, दूसरों पे जितना मर्जी इल्ज़ाम लगे, सियासत करी जाए, सियासत करी जाए। भाई आज प्राइम मिनिस्टर वहाँ के इलेक्ट्रिक के साथ बैठ जाते हैं ना, अपना मिनिस्टर ऑफ पावर भी ले जाते हैं, सेक्रेटरी पावर भी ले जाते हैं, नेपरा भी ले जाते हैं, कहते मैं कराची आया हूँ, आज के इलेक्ट्रिक का काम तो करके ही जाऊँगा। नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ चार्ज ले लेना चाहिए, सब बादले ना खासा किया गया है और ये सिंपल एक बात मैच फिक्स है। ठीक है नजर उम्मीद साहब, मुजम्मिल साहब तो पहले भी फरमाते रहे कि मैच फिक्स है फेडरल गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक के दरमियान। आपकी ओपिनियन क्या है कि आज ये मसला बहुत बाद में जाके डिस्कस हो रहा है, लेकिन होल्ड ले लेना चाहिए के इलेक्ट्रिक का? देखिए, पहला सवाल जो है, पहली तो ये बात है कि जहां तक के इलेक्ट्रिक का मामला है, हम सब जानते हैं कि लोग भी तंग हैं और नाला हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस भी रही है पिछले चंद महीनों और सालों में, वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है और उसके शवाहिद जो हैं वो लोग बार बार बताते हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह की रेको डेक की जो हमने उसको मनसूख किया, जो हमारा माहिदा था उसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो पहली तो चीज़ ये कि इसका तो बेहतरीन तरीकाकार यही है कि इसका जायज़ा जो है वो कानूनी माहिरीन लें। हुकूमत में वो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इससे मुतल्लिका हैं, हम इसके ऊपर उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते कि इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक नारा ही होगा अगर वो डूएबल है कि नहीं है। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, चाहे वो अभी मौजूदा वफाकी हुकूमत हो या माजी में हो, उनका काम है कि जब पब्लिक के इस तरह के इदारे जो हैं, यूटिलिटीज़ जो हैं, जब वो प्राइवेटाइज या पार्शली प्राइवेटाइज हो जाए तो उनकी रेगुलेशन जो होती है, यानी कि उनका जो बंदोबस्त और उनकी ओवरसाइट जो होती है वो फिर भी हमें करनी होती है। नेपरा का एक इदारा है जो कि बिल्कुल ही पिछले चंद सालों में तो वो बिल्कुल बैठ गया है, नाकारा सा हो गया है। और इसके अलावा दीगर उमूर ऐसे हैं कि जहाँ पे हुकूमत का रोल होता है। ये नहीं होता कि आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो बस अपनी मगरों ला देता, पंजाबी में जो कहते हैं। आपको फिर भी देखना पड़ता है कि अवामी मफाद जो है वो इस प्राइवेटाइजेशन की डील के बाद सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा,
और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगर क्लॉजेज हैं तो आपको फिर उसकी तनबीह भी करनी पड़ती है। अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी हालिया उन्होंने तलब किया था कि इलेक्ट्रिक को और पावर डिवीजन को, और वहां पे जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी यही कहा कि नेपरा अपनी जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा, खुली कचहरी उनका जो काम होता है लगानी होती है, टाउन हॉल जिसे कहते हैं, या दीगर इस तरह की जो चीजें हैं वो क्यों नहीं हो रही। और वहाँ और ये एक गवर्नेंस फेलियर है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कराची के मामलात के बारे में, यहाँ भी हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, यानी कि जो आपने एक तरीका कार है वो बैठा हुआ है या उसको बाईपास कर दिया गया है। इसलिए मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इसका जायजा और जो रेगुलेशन है उसको मजबूत करना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर वो ना हो तो फिर आपको ठीक है। 2 पॉइंट्स आपने दिए कि डूएबल है ये नहीं है फेडरल के लिए। पहले तो फेडरल को ये देखना होगा, दूसरा ये कि चार्ज ले या ना ले ये मसले का हल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस इदारे से जो मिलने वाले समरात हैं क्या वो आवाम तक बराह रास्त पहुंच पा रहे हैं, नहीं पा रहे। लेकिन तज्जियाकार इस बात पर मुतफिक हैं कि हाँ वफाक को कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेना चाहिए क्योंकि आवाम मुझसे दो चार है। मुझे बड़े ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, 5 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों में जाएंगे, खतरा तो होगा। ये अल्फाज हैं डॉक्टर फैसल साहब के, लेकिन साथ ही साथ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब का कहना है कि 7 सितंबर को फैसला किया जाएगा कि 15 सितंबर को अगर स्कूल खुलते हैं या कॉलेजेस खुलते हैं तो उस तरह से हमें किस तरह से किन किन क्लासेस के हवाले से बच्चों को स्कूल्स में बुलाना होगा। लेकिन साथ ही साथ हम अभी ये भी देख लें कि खतरा टला नहीं है, कोरोना की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें अपने तय इक़दाम उठा रही हैं, लेकिन जो तालीमी इदारे खुलने हैं क्या वो इसके लिए तैयार है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। नासिबी चुगताई साहब, स्कूलों में हिफाजती इंतजाम मुकम्मल हैं आपको लगता है? पहले तो मुझे ये कोई बता दे कि हिफाजती इंतजाम क्या हैं स्कूलों में। वो हमें बता रहे हैं कि हम बच्चा आएगा तो हम उसका हाथ साफ कराएंगे केमिकल से, हम फासला रखेंगे, हम 2 शिफ्टों में काम करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह इन स्कूलों को, ये कुछ काम नहीं करेंगे। ये तो उस पर पैसा टका खर्च नहीं करेंगे स्प्रे के ऊपर। ये ना तो फासला रखेंगे ना फासला रखने की कोशिश करेंगे। ये बल्कि छोटे से कमरे में 10 के बजाय 15 बच्चे बिठाएंगे और वो 2 शिफ्टें कर देंगे गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, तो 30 बच्चे इस तरह हो जाएंगे। तो कमाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका फंड इतना नहीं है। लेकिन ये कि वालिदैन को चाहिए कि वो खुद एहतियात करें। देखिए स्कूल तो खोलने हैं, हर तरह से खोलने हैं स्कूल। आप यूरोप में कल की इत्तला है कि वहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों में कोरोना वायरस मिला है और टेस्ट किया गया है। तो जब ये टेस्ट मुस्तकिल बुनियाद पर वहाँ हो रहे हैं तो हमारे यहाँ भी टेस्ट होने चाहिए। वो कहते हैं टीचर्स को हम पहले टेस्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को बाद में टेस्ट कर लेंगे। तो पता नहीं कब बाद में टेस्ट करेंगे। बेदिली के साथ SOPs बन रहे हैं, और इसलिए SOPs बन रहे हैं कि मैं और आप मुतमईन रहें। जिनके बच्चे भांजे भतीजे स्कूलों में जाते हैं, मेरा ख्याल है ख़तरा है, लेकिन एक बार ख़तरा मोल लेके देखते हैं क्या होता है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत नीचे गया है और कम हुआ है, इसकी शरह भी कम हुई है। और टेस्ट थोड़े से और बढ़े, 24,000 तक पहुँच गए, उनमें लोग कम आ रहे हैं। कराची में पहली बार एक अरसे में कोई शख्स जहां बाक नहीं हुआ है। आपको लग रहा है लेकिन इंतजामात मुकम्मल नहीं है, पर फिर भी ये खतरा हमें मोल लेना होगा क्योंकि स्कूल्स काफी टाइम से बंद हैं। मोना, आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? मैं अग्री करती हूँ बाय एंड लार्ज के बिल्कुल स्कूल तो खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जो अभी आप ऑनलाइन जो तमाम एक करिकुलम चला रहे थे कहीं पर काम नहीं कर रहा था। छोटे बच्चों तो दूर की बात है, छोटे बच्चों को तो वैसे ही मतलब जाहिर है समझ नहीं आ रहा था और उनके ऊपर ऐसा अप्लाई भी नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी जहाँ जहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने की, एटलीस्ट एज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग अभी भी टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान की हद तक अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी टेक्नोलॉजी से उस तरह की वाकिफियत नहीं है। दिस वाज नॉट वर्किंग। आप ये नहीं कह सकते कि ये जी वो बड़ा हमारे पास एक बैकअप अरेंजमेंट था, कोई बैकअप अरेंजमेंट नहीं था। और जब बड़ों के लिए, बड़े स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, तो फिर छोटे बच्चों के लिए तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो खैर होमवर्क पे ज़्यादा इंतजार करें, होमवर्क और होम स्टडीज़
इसके ऊपर ज्यादा अभी भी मेरा ख्याल है फोकस रहना चाहिए। ये एक अच्छी प्रपोजिशन है कि आधी अटेंडेंस जो है क्लास की, यानी कि जो बच्चा आज आ रहा है वो कल नहीं आएगा, इस तरह से हाफ करते हैं उस क्लास की पूरी अटेंडेंस, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये बहुत सही बात है कि एक सख्त तरीन ओवरसाइट रखनी होगी। प्राइवेट जो निजी स्कूल्स हैं उनको नोट छापने से फुर्सत नहीं है, वो तो अवाम का और वालिदैन का, जिसे कहते हैं ना, खून पसीना निचोड़ के भी उनको सिर्फ और सिर्फ अपने नोटों से मतलब है। तो ये तो उनसे आप उम्मीद ना करें कि वो कोई वाकई अपनी इनिशिएटिव लेकर वो कोई स्पेंड करेंगे, उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है बगैर कोई हेर फेर करे, उनको चाहिए सख्त तरीन उन पे नजर रखें, बतौर वॉचडॉग अपना काम करें, और हुकूमत को चाहिए सख्त तरीन ओवरसाइट अपने सरकारी स्कूलों में रखें। जाहिर है निजी स्कूलों में जाना ही इसलिए पड़ता है क्योंकि जो सरकारी हमारे स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, उनकी हालत जार हमारे सबके सामने है। घोष स्कूल्स हैं, घोष टीचर्स हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, वजीफे बने हुए सबके, और कोई नहीं आता, उस नाम का जो शख्स है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये तो इस तरह की चीज़ें तो हैं ही रिवायती तौर पे जो चली आ रही हैं हमारे तालीमी इदारों में। फिर उनसे आप इतनी तवक्को रखें कि वो एक बहुत कोरोना वायरस, जो कि नोवेल कोरोना वायरस और फिर एक नई बीमारी है, उसके खिलाफ वो बड़े अटेंडेंट होके वो कोई अटेंड करेंगे बच्चों को, मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए ये। लेकिन इसका इलाज यही है कि फेज वाइज स्कूल्स को खोलें, थोड़ी सी भी उसमें कोई ऊंच नीच या 19-20 हो, फौरी तौर पर उस पर एक्शन लें। और जितना दुकानों पे इन्होंने सर्विलेंस नहीं रखी थी, उससे 10 गुना ज्यादा सर्विलेंस इस दफा स्कूल पर रखनी पड़ेगी। मुज़म्मिल साहब, देखें, इस वक्त तो पूरे मुल्क में कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे। आप मार्केटों में जाएं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे। आप पार्क्स में जाएं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे। आप, मेरा मतलब है कि थिएटर्स खुल गए हैं, आप उसके अलावा जो बाकी चीज़ें आप देख लें, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे। ट्रेन में, बसों में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनमें क्या SOPs फॉलो हो रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि इस वक्त हमने पाकिस्तान को कोरोना फ्री, SOP फ्री डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे में ये सवाल कि स्कूलों में SOPs होंगे, भाई जब पूरे माशरे में कहीं भी SOP, बच्चा दुकान पे जाता है तो बगैर SOP के जाता है, मॉल में जाता है बगैर SOP के जाता है, पार्क में जाता है बगैर SOP के जाता है, स्कूल जाएगा SOP के साथ। मेरा मतलब है कि हमें यहाँ दुकानों पे रश नज़र आ रहा है, हमें हर जगह रश नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें जो आपका ख्याल है जो शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रही है वो SOPs के साथ चल रही है, वैगनों में और जो रिक्शों में, और जो लोग इस तरह सफ़र करते हैं मजदाज में, वो SOPs के साथ सफ़र कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो एक नेशनल बिहेवियर, कुछ मैं पहले भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम होता है, वो एक माहौल बनाती है, गाइड करती है। हमारी गवर्नमेंट ने हमें माहौल और गाइड यही बनाया है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, चलें अब रूटीन की ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें, काम शुरू करें, कारोबार शुरू करें। दफातर में लोग SOPs के साथ बैठे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो लोग दफातरों में रश हैं, जो पब्लिक डीलिंग शुरू हो गई है, वहाँ पे SOPs फॉलो किए जा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब ये बेचारे स्कूलों के साथ, मेरा मतलब है ज़बरदस्ती करना है कि वो अपना SOPs ज़रूर फॉलो करें। अब मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, वो कह रहा है कि हमारी क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं, SOP आया है कि 20 से ज़्यादा नहीं बैठाए जा सकते। यूनिवर्सिटी है कि कैसे 20 को ऑनलाइन कर लें और 20 को बुला लें। तो एक मेरा मतलब इबाम सा है इसमें सारा, कुछ समझ नहीं आ रही कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। बाकी पब्लिक स्पॉट्स की हालत है, स्कूल और बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों का हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद सिर्फ तालीमी इंतजाम से नहीं रखनी चाहिए। रज़ा रोमी साहब। जी बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं, बहुत सी तो कह दी गई हैं और मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सबसे पहली तो ये बात है कि इसके ऊपर जो माहिरीन हैं उनकी राय जो है वो मुकद्दम होनी चाहिए। यानी कि जो सेहत के माहिरीन हैं, जो साइंसदान हैं, और उनको हुकूमत को एडवाइस करना चाहिए और कि भाई ये मामला जो है किस हद तक सेफ है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और जो अभी कहा जा रहा है कि दूसरी लहर के आने का इम्कान है, और चूँकि अभी ज़रा रिलैक्स हो गया मामला, SOPs वो हो गई हैं क्योंकि केसेस ड्रॉप हुए हैं, तो क्या ये दोबारा से आएगा और किस हद तक आएगा, किस शिद्दत से आएगा वायरस जो है, तो वो उसको उस सब को देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिरी बात है ऑनलाइन तालीम के भी बहुत मसाइल हैं,
क्योंकि हम ये देख चुके हैं अभी जो पिछला तजुर्बा ये जब से वायरस हुआ, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं, खुसूसन दूर दराज इलाकों में और चंद सूबों में, और गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत मसले हैं। वहाँ पे जो है एहतजाज भी हुए हैं बहुत सारे, तो उनको भी देखना होगा, उस काम को भी देखना होगा। मगर क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में ये कैपेसिटी है, खुसूसन जो हुकूमती स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, क्या उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इसको चला पाएंगे और कोई SOPs को फॉलो करवा पाएंगे? ये सब भी देखने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी फैसला उजरत में नहीं होना चाहिए, और अगर चंद हफ्तों या महीनों का जो है हरज भी होता है तो उसको मतलब अवामी रवैये ये नहीं बता रहे कि मतलब जिस तरह से बाकी मकामात पर इंतजामात हैं, कुछ स्कूल में जाने वाला तबका भी वही है, उसका ताल्लुक भी इसी कम्युनिटी से है। जनरल साहब, देखिए, जहां जहां स्कूल खोले गए हैं, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं, अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पे, वहां कोरोना दोबारा वापस आया है और केसेस बढ़ने शुरू हुए। ये प्रॉब्लम न्यूजीलैंड में भी हुई है। अब चीज ये है कि यहाँ पे नेचुरली माँ बाप भी तंग हैं, अब हमेशा या बहुत लंबे वक्त के लिए स्कूल तो बंद नहीं रख सकते, बाहर से खोलने होंगे। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ना सिर्फ SOP पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि स्कूलों के मालिकान और दूसरे गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वहां पे एक सिस्टम पहले वज़ा किया जाए, और अगर उसका वो इत्मीनान बख्श सिस्टम हो तो आप खोलिए, लेकिन फिर 4 हफ्ते के बाद ये सिचुएशन रिव्यू की जाए। अगर तो ये मामला ठीक चल रहे हैं और आप समझते हैं कि केसेस नहीं बढ़े, स्कूलों में आपका चेक सिस्टम वगैरह ठीक है और SOPs वाकई इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो फिर तो मामला आपका ठीक होगा, फिर स्कूल चलते रहें। लेकिन अगर ये सूरत हाल आपको कहीं थोड़ी भी बिगड़ती नजर आए तो इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर आपको स्कूल दोबारा बंद कर देने चाहिए। लिहाजा ये वालिदैन को और स्कूलों को बिल्कुल वाज़ेह बता दिया जाए कि हम 15 तारीख से खोल तो रहे हैं, लेकिन ये टेंटेटिव ऑर्डर है और किसी भी वक्त ये बंद किए जा सकते हैं। जब साहब इंतजामात मुकम्मल हैं, आपको लगता है? इंतजामात देखिए, गवर्नमेंट के जो हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो इतने बड़े बड़े अदारे हैं कि वहाँ पे बज़ाहिर तो इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल लगती है। वहाँ लोगों को खुद ही देखना होगा कि वो इन चीजों से ये जो SOPs वगैरह लेट डाउन है जो सुबह शाम लोगों को खुद ही देखना होगा, और इंतजामात मुकम्मल है ये नहीं, इस बात का दराक उसी वक्त किया जा सकता है जब तालीमी इदारे खुल जाएंगे। और अगर इंतजामात मुकम्मल नहीं होते तो वालिदैन को भी सामने आना पड़ेगा, और वो शऊर रखने वाले जो कि 9वीं और 10वीं क्लास से ऊपर के हैं और 9वीं 10वीं जमात में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी खुद से ख्याल रखना होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।